दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे कार्य, बल और यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। उनसे संबंधित एमसीक्यूज़ आज की इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे। दोस्तों ये हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है जहां ऑनलाइन टेस्ट नंबर 96 हुआ है। इसी तरह के टेस्ट हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। दोस्तों कार्य, ऊर्जा, बल, इन पर मैंने पहले से भी एक वीडियो दिया हुआ है, उन क्वेश्चन को भी आप ज़रूर देखें। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। पूरी तरह से हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि इसका उत्तर ये कैसे आया। आपसे निवेदन रहेगा, यदि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रिलेटेड और भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक की आपको ज़रूरत है उस टॉपिक के क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं। थ्योरी की क्लासेज भी आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आसानी से आप इसे समझ पाएंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको क्वेश्चन कैसे लगे। तो आज का हमारा जो नंबर 1 सवाल है दोस्तों वो है कि यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण हो तब किया गया कार्य होता है। दोस्तों जो वर्क डन होता है, कार्य, ये डिपेंड करता है कि फोर्स कितना था, डिस्प्लेसमेंट कितना था और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोण कितना था, यानी Fs कोस थीटा इसका फॉर्मूला होता है। अब हम सभी जानते हैं कि कोस में थीटा का मान जितना अधिक होता है ना, उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। जैसे कोस 0 का मान तो होता है इकाई, और बढ़ते बढ़ते जब कोस 90 हो जाता है तो इसका मान होता है 0। यानी यदि कोण बढ़ेगा तो थीटा की वैल्यू घटेगी, यानी किया गया कार्य भी घटेगा। मतलब उत्तर अपना बी हो जाएगा कि यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा। इसका एग्जाम्पल दोस्तों कई बार मैंने देखा है। ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन रेलवे में आपको देखने को मिलेंगे। असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, रेलवे टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हो गए, इन एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक बार मैंने एक क्वेश्चन देखा दोस्तों कि एक गधा अपनी पीठ पर 90 किलोग्राम का वज़न लाद कर चल रहा है और वो वज़न ठीक उसके समकोण पर है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना माना जाएगा। तो वो 0 ही था उसका उत्तर, क्योंकि वो समकोण पर था उसके लिए। ठीक है, तो दोस्तों बी उत्तर सही रहेगा। कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य 0 होगा। अगला हमारा सवाल है, टॉम एंड जेरी कार को 4 मीटर विस्थापित करना चाह रहे थे। इसके लिए दोनों ने बल लगाया 50 न्यूटन का, 70 न्यूटन का। उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। देखो दोस्तों, अब थीटा का मान सवाल में कहीं नहीं दिया। जब नहीं दिया हो तो आपको थीटा समझना ही नहीं है। थीटा के बारे में कोई चीज़ आपको मान लीजिए कि कैलकुलेट करनी नहीं है। तो ऐसे में जो आपका वर्क डन होगा वो F इंटू एस से होगा, केवल और केवल बल इंटू विस्थापन से होगा। देखो 50 न्यूटन और 70 न्यूटन का बल लगा और बल एक ही दिशा में लगा रहे थे दोनों, तो टोटल जो है वो बल उनका क्या होगा, ऐड हो जाएगा। 120 न्यूटन का बल लगाया, 4 मीटर कार को विस्थापित किया, तो 480 न्यूटन मीटर हो गया। न्यूटन मीटर को ही हम जूल लिखते हैं, तो 480 जूल जो है वो उनका वर्क डन हो गया। अगला हमारा सवाल है, 100 वाट का विद्युत लैंप 1 मिनट में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित करेगा। दोस्तों ऑप्शन जूल में दिया हुआ है ना, तो जूल जो है वो वाट सेकंड के बराबर होता है। इसका मतलब हमें उत्तर चाहिए वाट और सेकंड में। तो 1 मिनट में जो सेकंड होते हैं वो कितने होते हैं, 60 सेकंड। 100 वाट का लैंप था, 60 सेकंड तक वो चला। सीधी सी बात है 6000 जूल का ऊर्जा वो ट्रांसफ़र करेगा, हीट को ट्रांसफ़र करेगा। जूल और वाट सेकंड बराबर ही होते हैं। अगला सवाल है, CGS पद्धति में कार्य की इकाई क्या होती है। MKS प्रणाली में तो न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर को जूल भी लिखते हैं। लेकिन CGS पद्धति की यदि बात की जाए तो CGS पद्धति में कार्य की इकाई अर्ग होती है दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला सवाल है कि 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर है। तो 1 न्यूटन मीटर जो है वो 1 जूल के बराबर होता है दोस्तों। यानी कार्य को आप 1 न्यूटन मीटर लिख दो या 1 जूल लिख दो, बात एक ही है, दोनों बिल्कुल बराबर माने जाएंगे।
नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, सिंपल सा है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है और कार्य करने की जो दर होती है उसको हम शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। अभी उत्तर बी रहेगा, एनर्जी कहलाती है। अगला सवाल है, निम्न में से किस में पोटेंशियल एनर्जी होती है। किसी वस्तु में अपनी अवस्था, अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है उसको स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्रेस्ड स्प्रिंग यानी एक दबी हुई स्प्रिंग हो, इलास्टिक रबर बैंड यानी खिंचा हुआ रबर का कोई बैंड हो, वाटर टैंक इन ए ओवरहेड टैंक, वाटर इन ए ओवरहेड टैंक, जो ओवरहेड टैंक है उसमें भरा हुआ पानी, तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है। डी उत्तर होगा, ऑल अबव यानी उपरोक्त सभी सही है। अगला सवाल है कि पावर किसके बराबर होती है। बड़ा साधारण सा है, शक्ति जो होती है वो होती है किया गया कार्य और उस कार्य को करने में लगा समय का अनुपात जो है वो शक्ति कहलाती है। कार्य जूल में, समय सेकंड में, इसलिए शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड भी होती है। तो पावर जो है वो क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। किया गया कार्य, लिया गया समय, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो शक्ति कहलाती है। आगे सवाल है हमारा कि एक वस्तु जब ऊंचाई से गिराई जाती है तो क्या होता है। दो स्टेटमेंट दिए कि उसकी यांत्रिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, दूसरा कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब इसका इंग्लिश देख लीजिए थोड़ा सा। तो दोस्तों ध्यान रखें, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है ये मैकेनिकल एनर्जी के ही दो प्रकार मानते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के ही दो प्रकार माने जाते हैं। और किसी भी वस्तु की यदि बात की जाए तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है या रिमेन कांस्टेंट रहती है, ये मानते हैं अपन। काइनेटिक पोटेंशियल में पोटेंशियल है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, इतना सा फर्क है और कुछ नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही है। क्या होता है, बी उत्तर करेंगे, बोथ करेक्ट स्टेटमेंट। मैकेनिकल ऊर्जा स्थिर रहेगी, जो स्थितिज ऊर्जा थी वो पोटेंशियल गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। अगला हमारा सवाल है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य इस पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों मैंने कार्य का फॉर्मूला आपको बता दिया, Fs cos थीटा होता है, यानी लगाए गए बल पर निर्भर करेगा, विस्थापन पर निर्भर करेगा और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करेगा। तो वो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करेगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट उस पर निर्भर नहीं करेगा। अगला हमारा सवाल है, एक मशीन की यांत्रिक दक्षता किसका अनुपात होता है। देखो, दक्षता हमेशा आउटपुट और इनपुट का अनुपात होता है, ध्यान रखना। मशीन में आउटपुट के रूप में जो शक्ति मिलती है उसको ब्रेक हॉर्स पावर यानी BHP, और इनपुट के रूप में जो शक्ति होती है उसको IHP यानी इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोलते हैं। इसलिए BHP और IHP का जो अनुपात होता है उसको यांत्रिक दक्षता अपन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल, एक बॉडी में उसकी अवस्था के कारण विद्यमान जो ऊर्जा होती है उसको क्या बोलेंगे। अवस्था यानी स्थिति के कारण, पोजीशन के कारण स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। और वस्तु में उसकी गति के कारण जो होती है वो गतिमान ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होगी। ये दोनों मैकेनिकल ऊर्जा का ही प्रकार है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हम सब जानते हैं पावर इनटू टाइम होता है। आगे इसका फॉर्मूला आएगा तब भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 1 किग्रा मीटर किसके बराबर होता है, यानी 1 किलोग्राम मीटर जो होता है ना, तो ये 9.81 जूल के बराबर होता है। यानी 1 किलोग्राम मीटर को यदि आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो 9.81 जूल होगा। यदि आप 1 न्यूटन मीटर को कन्वर्ट करते ना तो वो 1 जूल के बराबर ही होता। तो जो 1 न्यूटन मीटर है वो तो 1 जूल के बराबर है, जबकि 1 किलोग्राम मीटर जो है वो 9.81 जूल के बराबर है, ध्यान रखें। अगला सवाल है, CGS पद्धति में बल की इकाई क्या होती है। CGS पद्धति में बल की इकाई डाइन होती है और MKS प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन होती है। दोस्तों ये MKS CGS क्या है, तो 3 तरह की प्रणालियाँ होती है हमारे, MKS CGS और FPS। MKS का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS का मतलब है फुट पाउंड सेकंड। तो ये 3 फंडामेंटल बेसिक यूनिटें होती है, तो उनके सापेक्ष देखा जाता है। ठीक है, ये कौन कौन सी है हम पहले ही शायद बात कर चुके हैं। एक तो होता है द्रव्यमान यानी मास, दूसरा होता है लंबाई और तीसरा होता है समय यानी टाइम।
यानी लंबाई को हम अगर मीटर में द्रव्यमान को यदि हम लंबाई को यदि हम मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को यदि सेकंड में लेते हैं तो बल किस में होगा, ये तो कहलाता है एम केज। तो अभी जो अपना आंसर रहेगा वो बी आएगा। सीजीएस पद्धति में बल की इकाई डाइन होती है। अगला सवाल है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। दोस्तों वैसे तो ऊर्जा की बहुत इकाई है, कौन कौन सी है, वाट सेकंड भी है, जूल भी है, किलोवाट आवर भी है, ठीक है, और वाट आवर भी होती है, एम्पियर आवर भी दे देते हैं कुछ जगह तो। लेकिन जब कमर्शियल यूनिट की बात आती है ना, जिस पर लेन देन होता है, जिसको हम BOT यूनिट बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी जिस पर ट्रेड होता है तो वो यूनिट कहलाती है, और यूनिट बोलते हैं KWH को, किलोवाट आवर आएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि यदि संवेग में 20% की वृद्धि होती है तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 mv की स्क्वायर। m का मतलब है द्रव्यमान और v का मतलब होता है वेलोसिटी, यानी वेग या संवेग, उसके वर्गानुपात में बदलेगा, ठीक है। तो यदि अपन वेलोसिटी की इसकी बात करें तो 20% की यदि वृद्धि होती है तो जो गतिज ऊर्जा है उसमें 44% की वृद्धि होगी। कैसे होगी, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि पहले वेग 100% था, अब कितना हो गया 120। दोनों का एक एक जीरो काट दो और अब इन दोनों का वर्ग कर दो। पहले 100 था, अब 144 हो गया, तो देखिए 44% की वृद्धि हो गई। सीधा सा आपके सामने उत्तर पड़ा है। अगला सवाल, एक मशीन के द्वारा दी गई आउटपुट शक्ति कौन सी होती है। दोस्तों आउटपुट में जो मशीन देती है उसको BHP बोलते हैं, मशीन के द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है उसको IHP बोलते हैं, और जो मशीन में नष्ट हो जाती है यानी जो लॉसेज होता है उसको FHP बोलते हैं, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर। आउटपुट जो मिलता है वो BHP ब्रेक हॉर्स पावर होता है। अगला सवाल है 1 वाट किसके बराबर है। तो अभी हमने देखा था कि शक्ति होती है किया गया कार्य और लिया गया टाइम, तो जूल प्रति सेकंड और 1 वाट बराबर होते हैं। यानी चाहो तो आप इसको वाट में भी ले सकते हो और चाहो तो आप इसको जूल प्रति सेकंड में भी रख सकते हो। आगे पूछा ऊर्जा क्या होती है, तो ऊर्जा होती है पावर इनटू टाइम। आपने कितनी ताकत लगाई, कितने समय तक लगाई, आपने एनर्जी जो है वो लगाई, साफ साफ पता लग जाता है, ठीक है। बी उत्तर आएगा। ऊर्जा शक्ति इनटू समय होता है। वैसे भी याद रहे तो देखो ऊर्जा की इकाई वाट सेकंड होती है ना, तो वाट इनटू सेकंड यानी पावर इनटू टाइम। अगला सवाल है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। दोस्तों PE जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसका फॉर्मूला होता है mgh, मास यानी द्रव्यमान, h का मतलब हाइट और g का मतलब होता है ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण बोलते हैं। बी उत्तर इसका सही रहेगा। तो बस दोस्तों यही थे आज के 20 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, ट्विटर और इंस्टा पर हमें फॉलो जरूर करना, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करना।